हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं समसामयिकी क्रॉनिकल मैगज़ीन को। अगस्त मंथ 2024 की मैगज़ीन है दोस्तों। इसके हम लोग आ गए हैं आर्थिकी सेक्शन पर, और आर्थिकी के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था की। उसके बाद आर्थिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3 2024 जनवरी मार्च 2024 में 0.6% का चालू खाता अधिशेष, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024। और इसके बाद दोस्तों हम लोग हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के बारे में। ADB का स्वास्थ्य प्रणाली हेतु $170 मिलियन का ऋण। उसके बाद राजस्थान में 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की बात करेंगे। IIT हैदराबाद और रेनेसांस के मध्य 3 वर्षीय समझौता हुआ है, इस पर बात करेंगे। इतने आर्थिक घटनाक्रम है इसमें। तो चलिए दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सार्क देशों की विनिमय व्यवस्था पर। तो सार्क देशों की जो विनिमय व्यवस्था है मुद्रा के लिए, वो कैसी है। तो सार्क देशों की जो विनिमय व्यवस्था है मुद्रा वाली, उस पर बात कर लेते हैं। 27 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार की सहमति से 2024 से 2027 की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर एक संशोधित रूपरेखा, रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर सार्क कंट्रीज। तो क्या है ये, सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर एक संशोधित रूपरेखा लागू करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार की सहमति से भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है, ये निर्णय लिया है। इस फ्रेमवर्क के तहत रिजर्व बैंक उन सार्क केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौता करेगा जो स्वैप सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। तो जो क्या हैं, सार्क केंद्रीय बैंक हैं जो स्वैप सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको इस फ्रेमवर्क के तहत रिजर्व बैंक क्या करेगा, लाभ देगा। इस सुविधा का, स्वैप सुविधा का लाभ जो लेना चाहते हैं उनको मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं 2024-27 के लिए। इस रूपरेखा के तहत भारतीय रुपये में स्वैप समर्थन के लिए विभिन्न रियायतों के साथ एक अलग INR स्वैप विंडो शुरू की गई है। तो इसमें क्या किया गया है, 2024-27 के लिए भारतीय रुपये में स्वैप समर्थन के लिए विभिन्न रियायतों के साथ एक अलग INR स्वैप विंडो की शुरुआत की गई है। रुपया समर्थन का कुल कोष 250 बिलियन रुपए का है। तो जो क्या है, INR स्वैप विंडो है, इसके समर्थन का जो कुल कोष है वो कितना है, तो 250 बिलियन रुपए का है। RBI एक अलग अमेरिकी डॉलर यूरो स्वैप विंडो के तहत अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वैप व्यवस्था की पेशकश जारी रखेगा। तो जो पहले से जो जारी क्या है, स्वैप विंडो डॉलर और यूरो के लिए है, वो व्यवस्था जारी रहेगी। इसका कुल कोष 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, और इसका क्या है, कुल कोष कितना है, तो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 15 नवंबर 2012 को लागू सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा का उद्देश्य सार्क देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकटों के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था होने तक वित्त पोषण की बैक स्टॉक लाइन प्रदान करता है। तो इस तरह से याद ये रखना है कि 15 नवंबर को जो लागू सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा का उद्देश्य से सार्क देशों में अल्पकालिक जो विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकता या भुगतान संकट के लिए जो व्यवस्था थी, उसी में क्या किया गया है, थोड़ा संशोधन करके रुपए का एक क्या बनाया गया है, स्वैप कोष बनाया गया है। आगे बात कर लेते हैं
जनवरी मार्च 2024 में 0.6% का चालू खाता अधिशेष है। तो जनवरी मार्च 2024 में कितने का खाता अधिशेष है? तो 0.6% का चालू खाता अधिशेष है। 24 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी मार्च 2024 तिमाही के दौरान $5.7 बिलियन या सकल घरेलू उत्पाद के 0.6% का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है। तो मतलब करेंट अकाउंट सरप्लस दर्ज किया गया है। कितना? तो $5.7 बिलियन या सकल घरेलू उत्पाद का 0.6%। एक वर्ष पहले की अवधि में चालू खाता घाटा $1.3 बिलियन या जीडीपी का 0.2% था और दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही में यह $8.7 बिलियन या जीडीपी का 1% था। इस प्रकार वित्त वर्ष 2024 के लिए चालू खाता घटकर $23.2 बिलियन या जीडीपी का 0.7% हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह $67 बिलियन या जीडीपी का 2% था। यह सुधार व्यापारिक घाटे में कमी और सेवा व्यापार अधिशेष में मजबूत वृद्धि के कारण हुआ है। तो यहाँ पे जो क्या है, ये सुधार हुआ है, व्यापारिक घाटे में कमी आई है और जो है तो सेवा व्यापार अधिशेष में मजबूती के कारण ये सब हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। 2023-24 की चौथी तिमाही में वस्तु व्यापार घाटा $50.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो एक वर्ष पूर्व $52.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है। निजी अंतरण प्राप्तियां प्राइवेट ट्रांसफ़र रिसिप्ट जो हैं मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषित धनराशि होती है। तो प्राइवेट ट्रांसफ़र रिसिप्ट किसको कहते हैं? मुख्य रूप से जो विदेशों में कार्यरत भारतीय हैं वो जो धनराशि प्रेषित करते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्राइवेट रिसिप्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। आगे बात कर लेते हैं। 32.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है, जो एक वर्ष पहले के स्तर में 11.9% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो 1934 का अधिनियम था और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी। तो इस तरह से याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। आर्थिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3 2024। तो याद रखेंगे कि जो क्या है 24 जून 2024 को S&P ग्लोबल रेटिंग ने आर्थिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3 2024 जारी किया है। इसने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि के अनुमान को 6.8% पर बरकरार रखा है। तो जो क्या है जीडीपी का अनुमान है वो कितना रखा है? तो 6.8% बरकरार रखा है। इसका मुख्य कारक उच्च ब्याज दर और कम राजकोषीय प्रोत्साहन है, जो गैर कृषि क्षेत्रों में मांग को कम करेगा। तो गैर कृषि क्षेत्रों में जो मांग है उसको कम करने का ये कार्य करेगा। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित करके 8.2% कर दिया है। तो ये जो एजेंसी है तो इसने क्या किया है? 8.2% इसका क्या कर दिया है? भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित करके 8.2% कर दिया है। तो याद रखेंगे, आर्थिक आउटलुक एशिया पैसिफिक रिपोर्ट है Q3 और इसमें जो भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर है वो 8.2% बताई गई है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए अपने अनुमान को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.1% मार्च के 2024 में अनुमानित से बढ़ा करके 6.9% कर दिया गया। तो S&P ने भी इसको बढ़ा करके कितना किया है? 6.9% किया है। और साथ ही वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 6.2% किया गया है। तो याद रखेंगे 26 में 6.9% और 27 में क्या किया गया है? 6.2% इसको कर दिया गया है। 25-26 के लिए इसको 6.1% से बढ़ा करके कितना किया गया था? 6.9% और 27 में क्या किया गया? 26-27 के लिए 6.2% किया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने यह भी अनुमान लगाया है कि
वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितना होगी? तो जो खुदरा मुद्रास्फीति होगी वो होगी 4.5%। तो याद रखेंगे S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने क्या अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 4.5% होगी। आगे बात कर लेते हैं अगले घटनाक्रम आर्थिकी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 की। तो सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 आई है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर आधारित ये रिपोर्ट है। 21 जून 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। तो NSO द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट है ये 2024 की। और भारत कृषि योग्य भूमि में विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। तो कृषि योग्य भूमि के मामले में इस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो सेकंड नंबर पर है, दूसरे स्थान पर है। अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मूंगफली, फल, सब्जियां, गन्ना, चाय और जूट का अग्रणी उत्पादक है। तो भारत में जो है तो इस रिपोर्ट के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जो ये रिपोर्ट है 2024 की, तो इस रिपोर्ट में मूंगफली, फल, सब्जियां, गन्ना, चाय और जूट के उत्पादन में भारत क्या है? अग्रणी उत्पादक है। तो भारत क्या कर रहा है? ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। आगे बात कर लेते हैं, यह दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो भारत क्या है? दूध का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। अंडा उत्पादन में दूसरा और मांस उत्पादन में इसका 5वां स्थान है। तो भारत का जो स्थान है वो दूध में प्रथम है ना। अंडा उत्पादन में दूसरा है और मांस उत्पादन में इसका 5वां स्थान है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन उपक्षेत्रों की हिस्सेदारी 22-23 में क्रमशः 54.3%, 30.9%, 7.9% और 6.9% थी। तो इस तरह से याद रखेंगे कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य में फसल 54.3%, पशुधन 30.9%, 7.9% क्या है? वानिकी है। और मत्स्य पालन कितना है? तो 6.9% है। तो इस तरह से ये क्या है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य में फसल, पशुधन, वानिकी का क्या है? डाटा है 2022-23 का। फसल उपक्षेत्र सकल उत्पादन मूल्य में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है। तो भारत क्या है? फसल उपक्षेत्र सकल उत्पादन मूल्य में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है। लेकिन 2011-12 में इसका हिस्सा कितना था? तो 62.4% था। तो 62.4% से घट करके कितना हो गया है? 54.3% हो गया है। मतलब कि अब क्या है? फसल उपक्षेत्र में जो सकल उत्पादन मूल्य है वो क्या है? घट रहा है, 54.3% ही रह गया है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट घटना की। तो 2022-23 में अनाज के उत्पादन का उच्चतम मूल्य उत्तर प्रदेश में है, जबकि फलों और सब्जियों का उत्पादन का उच्चतम मूल्य पश्चिम बंगाल में है। तो अनाज सबसे ज़्यादा महंगा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, जबकि फल और सब्जियों का उत्पादन का जो उच्चतम मूल्य है ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो उत्पादन का जो उच्चतम मूल्य है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद फलों और सब्जियों में पश्चिम बंगाल में है। पशुधन उपक्षेत्र का उत्पादन 11-12 में 487.8 हज़ार करोड़ रुपए से बढ़ करके 2022-23 में 878.5 हज़ार करोड़ रुपए हो गया है। पशुधन एवं उपक्षेत्र के उत्पादन में दूध, मांस और अंडों की हिस्सेदारी 2022-23 में क्रमशः 66.5% दूध, 23.6% मांस और अंडा 3.7% थी। राजस्थान 12.5% और उत्तर प्रदेश 12.3% ने मिल करके वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर पशुधन उपक्षेत्र में उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा हासिल किया था। तो दो राज्यों ने 1/4 हिस्सा हासिल किया था, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने मिल करके। और वर्ष 2015-16 से 22-23 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश मत्स्य पालन और जलीय कृषि का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। तो यहाँ से प्रश्न सीधा बनेगा कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान वह कौन सा राज्य था जिसने मत्स्य पालन और जलीय कृषि का जो है कृषि के उत्पादन में जो है तो सर्वोच्च राज्य रहा है। तो वहाँ पे याद रखना है कि आंध्र प्रदेश राज्य क्या है? मत्स्य पालन और जलीय कृषि का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है।
आगे बात कर लेते हैं एनएसओ की। तो एनएसओ क्या है? तो एनएसओ की स्थापना 1950 में योजना मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में की गई थी। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में एनएसओ की स्थापना 1950 में की गई थी। योजना मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 1970 में इसका नाम बदल करके एनएसएसओ कर दिया गया था, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय कर दिया गया था। और उसके बाद 2019 में यह पुनः एनएसओ बन गया है। तो 2019 में इसको फिर से एनएसओ बना दिया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों को प्रकाशित करता है। तो जो एनएसओ है ये क्या करता है? जीडीपी सूचकांक को, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, थोक मूल्य सूचकांक को, जैसे ये जो आर्थिक संकेतक हैं इन सभी को प्रकाशित करने का ये कार्य करता है। आगे बात कर लेते हैं एडीबी द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली हेतु $170 बिलियन का ऋण। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली हेतु $170 मिलियन का क्या किया गया है? ऋण दिया गया है। तो $170 मिलियन का जो ऋण है वो किसके द्वारा दिया गया है? एडीबी द्वारा दिया गया है। किस कार्य के लिए दिया गया है? तो स्वास्थ्य प्रणाली हेतु दिया गया है। तो 19 जून 2024 को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। तो जो क्या है, महामारी है, स्वास्थ्य प्रणाली है, इसको उन्नत करने और महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए कितने रुपए का ऋण जो है तो एडीबी ने दिया है भारत को? तो उसने $170 मिलियन का ऋण दिया है। इस धनराशि से सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। तो सरकार को इस धनराशि से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है उसको कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। तो जो मेन उद्देश्य था 2017 की स्वास्थ्य नीति का, तो इसका उद्देश्य है सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। यह कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत करेगा। एडीबी ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने के लिए एक्ट ईस्ट एशिया जलवायु संक्रमण कोष के लिए $50 मिलियन की प्रतिबद्धता पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्या है? $50 मिलियन की प्रतिबद्धता पर भी हस्ताक्षर एडीबी ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने के लिए एक्ट ईस्ट एशिया जलवायु संक्रमण कोष में $50 मिलियन की प्रतिबद्धता पर भी हस्ताक्षर किया है। आगे बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक की। तो 1966 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसमें 68 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, जिनमें से 49 एशियाई क्षेत्र से हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष मसात्सुको असाकावा जापान के हैं और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में मांडलुयांग में स्थित है। तो फिलीपींस के मनीला में मांडलुयांग में क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। आगे बात कर लेते हैं राजस्थान में 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की। तो राजस्थान में 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना 17 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने राजस्थान के बीकानेर में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट द्वारा विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए $105 मिलियन देने की घोषणा की है। तो किसने? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने क्या किया है? $150 मिलियन देने की घोषणा की है। और ये राजस्थान के बीकानेर में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट द्वारा विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए दी है। इस परियोजना को कनाडा स्थित एक अग्रणी वैश्विक निवेश फर्म ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड BAM के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो कनाडा की है ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी और इसकी के जो है तो आंशिक वित्त पोषण के लिए $150 मिलियन IFC ने देने की घोषणा की है और इसके द्वारा राजस्थान में 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है। आगे बात कर लेते हैं। यह निवेश परियोजना के विशेष उद्देश्य वाहन SPV को जारी किए गए दीर्घकालिक और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स के माध्यम से जारी किया जाएगा। यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में IFC का पहला निवेश है।
तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जो IFC है, अंतर्राष्ट्रीय जो है तो वित्त निगम, इसका क्या है पहला निवेश है जिसमें हाइब्रिड ऑफटेक संरचना का उपयोग किया गया है, जो कॉरपोरेट पावर परचेज एग्रीमेंट PPA और मर्चेंट मार्केट के तहत वाणिज्य और औद्योगिक उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा बेच रहा है। 2010 से IFC ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए परियोजनाओं में $2.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। ब्रुकफील्ड के सहयोग से IFC का लक्ष्य अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग करके भारत भर में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की बिक्री की व्यवहार्यता को प्रदर्शन करना इसका क्या है उद्देश्य है। तो आगे बात कर लेते हैं। इस परियोजना से सालाना 8,04,408 टन कार्बन डाइऑक्साइड तथा द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की उम्मीद है। तो कितनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा? तो 8,04,408 टन कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस है उससे उत्सर्जन के कम होने की उम्मीद है इस परियोजना के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का है। तो भारत का जो लक्ष्य है वो गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को कितना करना है 2030 तक? तो 500 गीगावाट तक बढ़ाने का भारत का लक्ष्य है। ये प्रश्न सीधा सीधा बनेगा कि भारत अपनी गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा है, और वहाँ पे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि 2030 ऑप्शन वहाँ पे आपका सही होगा। तो 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को भारत का बढ़ाने का लक्ष्य कब का है? तो 2030 का है। IIT हैदराबाद और रेनेसांस के मध्य 3 वर्षीय समझौता हुआ है। 3 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और जापान की रेनेसांस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने अति व्यापक स्तर पर एकीकरण और एम्बेडेड सेमीकंडक्टर सिस्टम में अनुसंधान और सहयोग के लिए 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और मेक इन इंडिया उद्देश्य का समर्थन करती हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करने के लिए प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना और रेनेसांस को भारत से प्रतिभाशाली कर्मचारियों की भर्ती करने में सक्षम बनाना है। तो भारत क्या है? भारत से प्रतिभाशाली कर्मचारियों की भर्ती करने में सक्षम बनाना इसका क्या है उद्देश्य है। इस समझौता ज्ञापन के तहत रेनेसांस विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास और व्यावहारिक शिक्षण का समर्थन करना शुरू करेगा। तो जो रेनेसांस विश्वविद्यालय है ये पाठ्यक्रम का विकास करेगा, व्यावहारिक शिक्षण का समर्थन करेगा। IIT हैदराबाद के इंजीनियरिंग के छात्र 6 महीने की रेनेसांस इंटर्नशिप के लिए आवेदन भी कर सकते हैं और कंपनी के साथ क्या करेंगे पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और जो रेनेसांस कंपनी है इसके साथ पूर्णकालिक रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आर्थिक घटनाक्रम का ये वीडियो हमारा यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय।